हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हमारी जर्नी चैप्टर 2 की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर कंप्लीट कर ली है। तो प्रीवियस सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए हैं, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो भी क्वेश्चन आपको देखना होगा आप उसको देखकर उसको एक बार रिव्यू जो है वो कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में अब तक कितने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो जो मेरे बच्चे जो मुझसे रेगुलरली जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है, जो कंटिन्यूएशन में सारे लेक्चर्स को सुनते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस है, यानी कि हमारा शॉर्ट नोट क्वेश्चन है ये, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वॉइस डबिंग में करियर कैसे होता है, कैसे फ्रीलांसिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए बच्चों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, करियर ऑप्शंस इन ग्राफिक एंड एनिमेशन। पहले ग्राफिक को समझ लेते हैं, ग्राफिक्स होता क्या है। ओके, बेसिकली जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हम सब देखते हैं, हम सब भली भांति जानते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं तो उसको विजुअल फॉर्म में आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपको मैसेज जो है वो कुछ पहुँचाया जा रहा है। कभी कोई मॉडल आती है, कुछ खाते पीते हुए, अगर किसी खाने पीने चीज़ का ऐड है तो वो आपको उस तरीके से खा पी कर यानी कि उसको दिखा रहे हैं, फिर उसके बारे में कुछ बोला जाता है, फिर इमेजेस पिक्चर्स आपके सामने आते रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मैसेज विजुअली कम्युनिकेट किया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या काम है, वो वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी आइडिया या कोई भी मैसेज जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मेरा न्यू प्रोडक्ट आया है तो न्यू प्रोडक्ट की अवेयरनेस मुझे अपनी ऑडियंस तक क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे वो वर्ड्स का और उसके साथ साथ इमेजेस का, पिक्चर्स का, वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कुछ ग्राफिक्स ऐड कर लिया जाएगा, जिससे कि वो आप तक क्या की जाती है, वो आइडिया या वो मैसेज जो है वो, यानी कि न्यू प्रोडक्ट जो आया है मार्केट में, वो आप तक कन्वे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। तो ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का जॉब होता है। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है, प्रिंट मीडिया हमने देखा है ना, हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखे हैं और उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, जैसे कि लेज़ अगर हमने लिया, लेज़ का जो चिप्स का पैकेट है वो हमने खरीद लिया, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, कहाँ पर किस तरीके का कलर का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से उसको लिखा गया है, टाइपोग्राफी यानी कि जो मैसेज आपको देना चाहते हैं तो किस तरीके से एस्थेटिकली आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है उनके मैसेज को। इसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर वो लेआउट जो है वो तैयार किया जाता है कि शेप जो है वो किस तरीके से, उसके आउटर लेयर यानी कि जो उसका पैकेजिंग होगा उसका किस तरीके से लेयर होगा, लेआउट होगा। इसी के साथ साथ जब हम प्रिंट मीडिया में देखते हैं, प्रिंट मीडिया यानी कि हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, हमारे मैगजीन्स हो गए, हमारे जर्नल्स हो गए, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो उसको कितने साइज़ में फिट किया गया है उस पेपर या मैगजीन या जर्नल के अंदर। अब ग्राफिक डिज़ाइनर लेआउट बनाता है, डिज़ाइन बनाता है कोई भी प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल या ऐसी किसी पब्लिकेशन के अंदर। यानी कि अगर आपको वो ऐड याद होगा टाटा मोटर्स का, जो मैंने आपको अपने लेक्चर 1 में दिखाया था, कि किस तरीके से टाटा मोटर्स ने अपना ऐड जो है वो न्यूज़पेपर में दिया था, तो आपको याद होगा कि उसके लिए ही ग्राफिक्स जो है उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर उसका लेआउट जो है वो डिसाइड होता है कि इतने लेआउट के अंदर ही हमको क्या करना है, हमारा जो मैसेज है उसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ग्राफिक डिजाइनिंग। नॉलेज अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपको अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना है तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है, बेसिकली बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं, ब्रोशर्स, लीफलेट के ऊपर काम करते हैं। जितना भी प्रमोशनल डिस्प्लेज होता है, जो भी प्रमोशन के लिए जो भी डिस्प्ले किया जाता है, उन सब के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर इसका कोर्स करते हैं ताकि वो इसी में अपना करियर जो है वो बना सके। Graphic designer is expected to have proficiency in drawing, layout designing, typography, lettering and diagramming. ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बोलते हो तो आपको किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी, यार आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ड्राइंग में। एक तो आपको बहुत अच्छा ड्राइंग करना है, क्योंकि विजुअल्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है, तो वो विजुअल्स पहले आपको ड्राइंग बनाकर उतारना पड़ता है। आप पहले ही कंप्यूटर पे काम नहीं करते हो, आपको पहले ड्राइंग करना होता है। तो वो अभी का टाइम ऐसा है कि जहाँ पर हम कंप्यूटर्स में भी ड्राइंग करते हैं। पहले जो होते थे ग्राफिक डिज़ाइनर वो हैंड
मेड जो ड्राइंग है वो किया करते थे, उसके बाद उसका जो ब्लूप्रिंट है वो सबमिट करके फिर वो अपना जो प्रिंटिंग का काम है उसके लिए देते थे। तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। लेआउट डिज़ाइनिंग जो मैंने आपको समझाया कि कितने इसमें कितने स्पेस में आपको अपना जो ऐड है उसको फिक्स करना है। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आप अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो कितना एस्थेटिकली आप उसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, आपने किस तरीके से क्लीन और लेजिबल, ये लेजिबल का मतलब होता है एकदम रीडेबल राइटिंग का इस्तेमाल किया है जिससे कि आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो आपके मैसेज में पन्स भी हो सकते हैं, कुछ पंचेस भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर कोई सोशल मैसेज देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एडवर्टाइजिंग सोशल एडवर्टाइजिंग है जहाँ पर किसी सोशल मुद्दे पे आप ऐड बताना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा मैसेज लिख सकते हो जो कि इंसान को सही से समझ में भी आ जाए और उसको वो फ़नी भी हो, ह्यूमरस भी हो और मैसेज भी उन तक पहुंच रहा हो। तो टाइपोग्राफी इज़ बेसिकली एक मैसेज है जो हम लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं, तो वो मैसेज ऐसा लिखा गया है जो कि रीडेबल हो और जिसको आसानी से समझ में आ सके। फिर आता है हमारा लेटरिंग एंड डायग्रामिंग। लेटरिंग इज़ बेसिकली जैसे लेस के पैकेट के ऊपर लेस जो लिखा हुआ है, तो अगर आप देखो तो वाई को किस तरीके से रिटर्न लाया गया है, राइट। तो ये लेटर्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है जब हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके ब्रांड का लोगो बना रहे हैं या फिर आपके ब्रांड का नाम हम लिखते हैं जब आपकी फाइनल पैकेजिंग पे, तो कौन से लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का हिस्सा है। जॉब इंक्लूड्स, अब इनका काम क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनर में अगर आपको जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, तो आपका जॉब जो है वो होना चाहिए प्लानिंग का। अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है या मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए आप लोगो बनाकर दे दो, तो आपको सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, फिर विजुअलाइज करना होगा, अपना इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है आपको, फिर इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिज़ाइन फॉर टारगेट ऑडियंस। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन सी है, उसके लिए मुझे किस तरीके से टाइपोग्राफी और लेटरिंग और डायग्राम का और लेआउट का इस्तेमाल करते हुए, विजुअलाइज करते हुए मुझे क्या करना है, अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। अब इसके अंदर आता है कि आपको कलर्स का नॉलेज भी बड़ा अच्छा होना चाहिए कि किस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब मुझे अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है। तो कलर्स हो गए, आर्ट वर्क, फोटोग्राफी हो गई, आपकी स्टाइल ऑफ टाइप और फॉन्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे हमने वर्ड में अगर काम किया तो हमने फॉन्ट देखा है ना, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एरियल न्यू है, एरियल बोल्ड में है, राइट। तो ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारे फॉन्ट के स्टाइल है। तो आपको कौन सा फॉन्ट का स्टाइल यूज़ करना है आप वो भी सोच सकते हैं उसके अंदर। उसी के साथ साथ दूसरे विजुअल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है रिसर्च वर्क करना, क्योंकि ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जॉब का हिस्सा है। आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस के लिए क्या बेटर रहेगा, किस तरीके का ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके मैं अपने क्लाइंट की एडवर्टाइजमेंट उनके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर्स कैन चूज द करियर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, डिज़ाइन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर चूज कर सकता है जिसके अंदर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिएटिव डायरेक्टर्स में आप काम कर सकते हो, आर्टिस्ट का काम कर सकते हो, डिज़ाइन कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, मैगजीन के लेआउट के एडिटर्स बन सकते हो। तो इस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने मिलती है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये तो बात हो गई हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे जो करियर ऑप्शन है उसकी, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ ऑलमोस्ट जाता है, जिसको हम एनिमेशन बुलाते हैं। हमने कार्टून्स देखे हैं, हमने पिक्चर्स देखे हैं, राइट। बेसिकली एनिमेशन होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज जो आप देखते हो, ठीक है, एक इमेज है आपके सामने। अब वो इमेज में तो कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन एनिमेशन के थ्रू आप उस इमेज के अंदर भी मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बस उसी को हम बुलाते हैं एनिमेशंस। एक इमेज के अंदर जो कि स्टिल है यानी रुकी हुई है। अब जैसे कि हमारा फोटोग्राफ ले लो, हम पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं, राइट। तो वो फोटो के अंदर हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, फोटो क्लिक हो गया, हमारे सामने प्रिंट आउट आ गया, राइट। तो वो हमारी क्या है, स्टिल यानी कि रुकी हुई इमेज है जो कि कैप्चर कर ली गई है। अब इस कैप्चर इमेज के अंदर जो मूवमेंट हम लेकर आते हैं, किसी भी कैप्चर इमेज में हम मूवमेंट लेकर आते हैं, उसे हम बुलाते हैं एनिमेशंस। नाउ एनिमेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। डेफिनेटली एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूम कर रही है। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी, तो डेफिनेटली एनिमेशन का इस्तेमाल वहाँ पर होगा। तो एनिमेशन का इस्तेमाल हम हज़ारों एड्स देखते हैं ना डेली, चाहे आप सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हो तभी आप कोई ऐड देख रहे हो, चाहे आप टेलीविज़न देख रहे हो, हालांकि वो हमने बंदी कर दिया है पूरी तरीके से अभी देखना, क्योंकि मोबाइल में सब दिख जाता है तो हमको टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो हाउसवाइफ्स है मोस्टली जो देखते हैं, जिनका डेली सोप छूटना नहीं चाहिए, तो उनको भी अच्छे से पता है कि हज़ारों एड्स जो है वो टीवी पर डिस्प्ले होती है। तो उन सब के लिए भी एनिमेशन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो एनिमेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है। अब ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटराइज्ड गेम्स का, क्योंकि हम जब कंप्यूटर में गेम्स बनाते हैं, जो हम गेम्स अपने फ़ोन में खेलते हैं, तो बेसिकली जब इस गेम्स को बनाया जाता है वहाँ एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, वाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ WID ही, सॉरी दैट इज़ अ टाइपिंग एरर, तो वाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, बिग बजट एंड फीचर फिल्म्स। The animation industry has got a boost due to the convergence of the internet and media technologies. अब एनिमेशन इंडस्ट्री को ये जो बूस्ट मिला है, क्यों मिला है? ड्यू टू दी कॉन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी चीज़ें, सारी दिशाओं से सारी चीज़ें आकर एक पॉइंट पर जब मिलती है तो उसे हम बुलाते हैं कॉन्वर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब समझ लो ये हमने बना दिया एक छोटू सा डायग्राम। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें आकर मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम बुलाते हैं कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, तो मीडिया टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सब आकर जब एक पॉइंट पर मिल रही है तो वहाँ पर हम एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। Visualization audio techniques are increasing being used to interact and produce sophisticated computerized games, ad films and motion pictures। तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन और ऑडियो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर हम देखो कोई चीज़ हम देखते और सुनते हैं तो ज़्यादा बेटर हम उसको रिटेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कंपेयर टू जब हमने सिर्फ सुना है या फिर देख रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, या फिर सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। तो ऑडियो और विजुअल दोनों का ही होना ज़रूरी है, इसीलिए एनिमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? चाहे आपको गेम्स बनाना हो, चाहे आपको एड फिल्म्स बनाना हो, या आपको मोशन पिक्चर्स का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर एनिमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देन coming to further part, animation filmmaking involves putting together a sequence of drawings, each slightly different from the preceding one, in such a way that when filmed and run through a projector, the figures in the drawings seems to move. एनिमेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम सारी जो हमारी ड्राइंग बनाकर रखी है हमने उसको सीक्वेंस में बनाया। सीक्वेंस यानी कि एक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जब हम इस ड्राइंग को बनाने के बाद में हर एक ड्राइंग को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे ऐसी होनी चाहिए, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको फिल्म कर रहे हो, जब आप उसको एक प्रोजेक्टर के थ्रू रन कर रहे हो, तो अपने आप उसके अंदर जो मूवमेंट है वो होना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट हम क्रिएट करते हैं, हम इसी को एनिमेशन बुलाते हैं। द स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन इज यूज्ड टू मेक कार्टून films for delivering social message and for the production of ad films such as that of Red Bull, Bird and a Man। ओके, रेड बुल का एग्जाम्पल अगर आपने देखा है, यहाँ पर लिखा है जहाँ पर हमने रेड बुल के एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो कई बार देखे हैं, तो वहाँ पर कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हमको ऐसा लगता है देखो वो कोई एक कार्टून्स जो है वो एक विजुअलाइज करके बनाया गया है, उनमें कोई जान नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं उस कार्टून के मूवमेंट्स क्या है तो उस मूवमेंट्स को ही हम यहाँ पर एनिमेशन बुलाएंगे। Then we have the career opportunities are available to animators are in animation film design including 3D animation। 3D मूवीज़ हम देखने जाते हैं तो वहाँ भी एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ हम स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं मूवीज़ में, तो मूवीज़ प्रोड्यूसर के अंदर भी हमको एज अपॉर्चुनिटी मिलती है एनिमेशन में। टेलीविजन के प्रोड्यूसर्स होते हैं, एड एजेंसीज होती है, आप चाहो तो आप खुद का एनिमेशन स्टूडियो बना सकते हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो आपको काम मिलेगा, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का मिल सकता है, कैरेक्टर एनिमेटर का मिलता है, एनिमेशन बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो सकता है, विजुअलाइजिंग का काम है, ऑडियो एंड वीडियो स्पेशलिस्ट का काम है। तो बेसिकली ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको एनिमेशन में देखने मिलती है। Animators must have a visual sense, be observant, creative and need to have a lot of patience। अब ये जो एनिमेटर्स होते हैं ये कैसे होने चाहिए? देखो, क्लासरूम के जो बैक बेंचर्स होते हैं ना बच्चों, कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि उनका लेक्चर में कभी मन नहीं लगता है, उस चीज़ को वो ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा करते हैं कि जब लास्ट बेंच पर बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाओ, प्लीज़ ऐसा नहीं करना, हाँ मेरा वीडियो बैन नहीं करवा देना ऐसी कोई हरकत करके। तो बेसिकली जब आप लास्ट बेंच पर बैठे हुए लोगों को देखते हो, जिनको लास्ट बेंच बड़ी पसंद आती है, ये काफ़ी विजुअलाइज करने वाले लोग होते हैं। आधे से ज़्यादा एनिमेटर्स जो निकलते हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं, क्योंकि ये बैठे बैठे खिड़की के बाहर कुछ देख रहे हैं, कुछ माइंड में चल रहा है, तो बैठे बैठे ये लोग ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बैक बेंचर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत होती है एनिमेशंस की, क्योंकि ये लोग अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू जो सोचते हैं उसको बुक में उतार लेते हैं। देखो, हर किसी के बस की बात नहीं होती है,
मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फ्रंट बेंचर्स जो है वो नहीं बन सकते हैं, मिडिल बेंचर्स नहीं, डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही क्रिएटिव और इमेजिनेशन पावर होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये जो भी सोच रहे होते हैं उसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करते हैं। तो अब बस जो इन सारी चीज़ों में अच्छा है, कहीं ना कहीं एनिमेशन जो है वो ऐसे इंसानों के लिए बना हुआ है जिनका विजुअल सेंस बहुत अच्छा है, जो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को, क्रिएटिव भी है, लेकिन इसी के साथ साथ इनके अंदर जो पेशेंस होना चाहिए, जो सब्र होना चाहिए, वो बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए। The animators must be good at drawing and sketching using the computer as a canvas. तो जो एनिमेटर्स हैं उनको ड्राइंग जो है वो अच्छा करना चाहिए। ड्राइंग स्केचिंग जो है वो कैसे करेंगे, कंप्यूटर में कैनवस जो है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर इनको ड्राइंग और स्केचिंग करना आता है तो कहीं ना कहीं ये लोग एक बेस्ट फिट हो जाते हैं इस एनिमेटर के जॉब के लिए। अब हमने हमारे फेवरेट कार्टून्स को तो देखा ही है, टॉम एंड जेरी आज तक देखते आ रहे हैं, बस एनिमेशन का ही इस्तेमाल किया गया है, तभी तो जाकर हम इतने अच्छे से इन टॉम एंड जेरी की फ़ाइट जो है वो देख सकते हैं और इनके प्यार और लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने प्रिंसेस सिंड्रेला की भी स्टोरी सुनी है, तो कहीं ना कहीं हम इससे भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो एक स्टोरी को किस तरीके से एनिमेशन देकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो बस इसी को बुलाया जाता है एनिमेशन। तो ये थे हमारे करियर ऑप्शन जो कि हमारे ग्राफिक एंड एनिमेशंस में आते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ। अब करियर ऑप्शंस जो मॉडलिंग में हम देखेंगे, मॉडलिंग में करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, तो बस यहाँ पर देखकर आप लोग पिघल मत जाना, पहले उसको समझ लो कि वो होता क्या है। Models in advertising promote products or services so as to create interest on the part of target audience. टारगेट ऑडियंस के माइंड पर कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। Now the goods promoted by models include household items, food items, health tonics, personal care items, etc. अब जो भी गुड्स प्रमोट करना है, जिसका भी ऐड है, चाहे वो कोई टॉनिक का ऐड हो, चाहे कोई हाउस होल्ड आइटम हो, फूड आइटम हो, पर्सनल केयर आइटम्स हो, तो इन सब के लिए हमको मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं पर हम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल जो है वो उन एड्स के लिए करते हैं। कई बार सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कई बार प्रॉपर ऐसी मॉडल्स होते हैं जो जिनको हम सिर्फ जो अपकमिंग मॉडल्स होते हैं तो हम उनको अपने ऐड में लेते हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मॉडल्स फैसिलिटेट्स कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस किसी भी मॉडल को आप ले रहे हो अपने ऐड में। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, तो अगर उन्होंने एक ऐड लेकर आए थे, राइट, जहाँ पर सबके सब नाराज़ हो गए थे उनसे, क्यों? क्योंकि विराट कोहली जो फिटनेस के लिए इतना जाने जाते हैं, जो पिच पर उतरते हैं तो छक्का चौका मार कर इंडिया को जिता कर आते हैं, तो कैसे वो इतना अनहेल्दी चिप्स खा सकते हैं? तो इसी के लिए सारे फैंस जो है, एक ऐड ऐसा आया था कि फैंस उनसे नाराज़ है, लेकिन फिर पता चला कि वो जो चिप्स खा रहे हैं वो कोई अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो चिप्स जो है वो बेक्ड है, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो फिर बाद में वापस उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई और इसी को देखते हुए चिप्स का सेल्स जो है वो भी बढ़ गया। तो ऐसे मॉडल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अब जो भी उनके फैंस होंगे जो फिटनेस के लिए उनको फॉलो करते होंगे, अब वो चिप्स भी खा सकते हैं, बेक्ड चिप्स खाएंगे, जो कि अनहेल्दी ऑप्शन नहीं होता है एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट ने हमको ये सिखाया है। तो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है जिस भी मॉडल का आप इस्तेमाल करते हो अपने एड्स के लिए। Models may be asked to do a combination of things where they may pose for photographs and catalogs, participate in commercials. ओके, अब कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो हम या तो उनके उन मॉडल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं कई तरीके के लिए, या तो सीधा सीधा उनको ऐड में ले लो, या तो सिर्फ उनसे फोटोग्राफी लेकर उनसे पोजेस करवा लो कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है, राइट। तो बड़ा ही अच्छा सा पोज देकर वो अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टेलीविज़न का ऐड चल रहा है तो रिमोट को इस तरीके से पकड़ लिया, बड़ी आंखों से आपको घूर कर देख रहे, चेहरे पर स्माइल भी है, तो आप उनको देखकर बड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो, राइट। तो या तो फोटोग्राफिक पर्पसेस के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो कैटलॉग्स में हमारा जो कैटलॉग है हमने उसके ऊपर उन मॉडल का फोटो डाल दिया है, या फिर कमर्शियल्स में जो हमारे एड्स रन होते हैं उसके अंदर हम उनसे काम जो है वो करवाते हैं उस एडवर्टीजमेंट के लिए। Now, some models, especially supermodels, attain celebrity status, at which point their popular image is often used to sell a vast array of products and services. अब कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडिंग होते हैं, यानी कि हमारे जो सेलिब्रिटी स्टेटस वाले मॉडल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें फैशन की या स्टाइलिंग की,
तो हम बेबो यानी करीना कपूर जो है उसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो जब वो लैक्मे के ऐड करेगी या फिर वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो हम उसको फैशन जैसी किसी चीज़ के लिए, ऐसी किसी प्रोडक्ट के लिए जो फैशन से रिलेटेड हो, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि सेलिब्रिटी सिंबल ज़्यादा है उनके पास स्टेटस अच्छा है, उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से क्या करते हैं लोग उनका इस्तेमाल करो अपने एड्स के लिए। तो अपने आप जो हमारे पास वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है विद रिस्पेक्ट टू मेकअप फॉर एग्जांपल, चाहे आपके पास काजल हो, आईलाइनर हो, ब्लश हो या फिर मेकअप का कोई भी सामान हो जो फैशन से रिलेटेड हो, तो हम बेबी को एज रोल मॉडल देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं उसको देखकर खरीदते भी। तो अगर हमारे पास फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो हम उसका इस्तेमाल के हम उसके सेल के लिए जो है वो बेसिकली ऐसे किसी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल्स कैन बी शोन इन एनी मीडिया। अब ये जो मॉडल्स हैं ये आप जो एक अमाउंट स्पेसिफिक उनके साथ तय करते हो वो कर लेते हो और आप डिसाइड करते हो कि कौन से मीडिया में मुझे चाहिए। अगर मेरा ऐड कमर्शियल है यानी टेलीविजन पे डिस्प्ले होने वाला है तो सिर्फ टेलीविजन पे होगा, या मेरे कैटलॉग में होगा, मेरे ब्रोशर में होगा, हर जगह जो ये मॉडल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। अब आप इनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जिसके बेसिस पर आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि एक टाइम पीरियड तक हमको यही मॉडल चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे अपकमिंग रोल मॉडल्स आते जाते हैं तो हम उनको हायर करते हैं, जिनका फैन फॉलोइंग जैसे चल रहा है, जो ट्रेंड में मॉडल चल रहा है, जो सेलिब्रिटी चल रहा है, हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने कमर्शियल्स के लिए ताकि हम कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अब मॉडलिंग प्रोफेशन जो है वो अट्रैक्ट करता है मोर मॉडल्स देन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। अब यहाँ पर ओनली मॉडल्स whose physical appearance, poise and personality closely meet the requirements of the modeling profession। हम ऐसे ही मॉडल्स को लेते हैं जिनकी फिजिकल जो पर्सनालिटी है वो, और उसी के साथ साथ जिनका फ़ैन फॉलोइंग बेस भी काफ़ी अच्छा है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा सराहते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने एड्स में। तो ये होता है करियर ऑप्शन हमारे मॉडलिंग प्रोफेशन में। अब ये तो हो गया हमारे ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और करियर ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा डबिंग है। डबिंग हमने सुना है ना, डब स्मैश आया था, एक एप्लीकेशन आया था जहाँ पर आपको, अब ऐसे तो काम हम आज तक कर ही रहे हैं, बस तब से हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आवाज़ें जो है वो क्या करते हैं, डब करते हैं। डब स्मैश ऐप पे क्या किया करते थे, कोई भी गाना, कोई भी वीडियो प्ले हो रहा है, टिकटॉक पे हो रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स पर हो रहा है, हम सिर्फ अपने होंठ को हिला रहे हैं और वो गाना बज रहा है। लेकिन ये जो है ये डबिंग आपकी नहीं है, किसी और की आवाज़ है, आप सिर्फ होठ जो है वो हिला रहे हो। एक्चुअल में डबिंग होता क्या है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम जिसको बोलते हैं। हमने कार्टून देखा है ना, शिनचैन, और हमने छोटा भीम भी देखा है। तो आपको क्या लगता है ये उनकी ओरिजिनल आवाज़ है? नहीं, कोई और है जो बोल रहा है, और वो कार्टून जो है जिसको एनिमेशन के थ्रू हम सिर्फ एक्ट करने लगा रहे हैं, तो वो होता है हमारा डबिंग, या जिसको हम बुलाते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। यानी आप अपनी वॉइस अगर ऐसी है किसी कार्टून के लिए दे सकते हो, किसी एनिमेशन के काम के लिए दे सकते हो, या फिर देखो हिंदी से जो है साउथ की मूवी मोस्टली हम डब फॉर्म में देखते हैं, तो किसी ना किसी कैरेक्टर को तो डबिंग करनी ही होती है, राइट। जैसे पुष्पा हमने देखा था, जो झुकेगा नहीं कभी, तो उसकी जो वॉइस है डेफिनेटली वो उसकी रियल वॉइस तो है नहीं उस मूवी में, तो किसी एक्टर ने, हमारे मराठी एक्टर है एक, बहुत ही फेमस नाम है उनका, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी वॉइस जो है उनके उस कैरेक्टर के लिए दी थी। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है जब आप डबिंग कर रहे हो। तो पहले डबिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वॉइस ओवर डबिंग, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी आवाज़ देता है किसी कॉम्प्लीमेंट विजुअल्स के लिए जो कि स्क्रीन पर टेलीकास्ट होने वाली है। वॉइस ओवर कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफ कैमरा कॉमेंट्री। ऑफ कैमरा कॉमेंट्री के लिए भी काम आ सकती है। जैसे एक बहुत ही अच्छा शो था तकेशी's कासल, हमने देखा था, राइट। तकेशी's कासल जो शो था, जापानी शो है बेसिकली, अभी वापस से आने वाला है। तो ये जो शो था इसके अंदर जो वहाँ के कोई इंसान पीछे से कमेंट्री कर रहा है, बात कर रहा है, तो हमको तो जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ पर हमारे पास जावेद जाफरी जी थे जिन्होंने क्या किया, अपनी वॉइस दी थी। तो जो भी गेम चल रहा है ना, बस उसमें क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो कमेंट्री के थ्रू वो हमको क्या करते थे, बहुत ही एंटरटेन किया करते थे। तो वो एक शो आप एक बार अगर आपको देखने का मौका मिले तो यूट्यूब पर एक बार देख लेना उसका वीडियो। तो यहाँ पर ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर वेरिन अ वॉइस इज मॉड्यूलेटेड इन ऑर्डर टू बी ब्रॉडकास्ट अलॉन्ग विद द विजुअल्स ऑफ द टेलीफिल्म। तो जो भी टेलीविजन पे प्ले हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी मॉडल की या जो टेलीविजन के उस ऐड के अंदर है उसी की आवाज़ हो, कोई और भी बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ जो है वो दे सकता है। यूजुअली इसका इस्तेमाल जो है वॉइस ओवर डबिंग का वो फिल्मों के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री के लिए किया जाता है। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री, अगर किसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो वो खुद ही अपनी आवाज़ में या तो बात करके बताएगा, या तो कोई और उनकी बायोग्राफी के ऊपर बात कर रहा है तो
उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन सीरियल या न्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो ऑल्सो मेक्स यूज़ ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट टू कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेज। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना है तो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए, जिनकी आवाज़ में वो पावर होता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो वो होते हैं हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट। Over the years, being a voice over artist has become a money spinning affair in India. अब ऐसा हो गया है कि इतने सालों में वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है, इन्होंने बहुत ही पैसा बनाना जो है वो शुरू कर दिया। टू बी अ गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट वन शुड हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो किसी भी लैंग्वेज पर एक कमांड होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हिंदी पे हमारी पकड़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन शुद्ध हिंदी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपनी आवाज़ वहाँ नहीं दे सकते जहाँ पर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कोई भी नहीं बन सकता, हर किसी की वॉइस में वो बात होनी चाहिए कि आप अपनी वॉइस जो है वो लेंड कर सके किसी भी कमर्शियल या टेलीफिल्म के लिए। One should have good command over the language, as I said. Clarity in voice and correct dictation are other requisites. यानी कि आपको अच्छी भाषा के ऊपर पकड़ तो होनी चाहिए, लेकिन आपके वॉइस में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ आवाज़ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है। करेक्ट डिक्टेशन, जो आप बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, राइट। कहीं पर आप अटक नहीं रहे हो, कहीं पर स का श नहीं हो रहा है या श का स नहीं हो रहा है, तो वो डिक्टेशन या वो प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही सही होना चाहिए। पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लिप मूवमेंट, यानी कि जो भी कार्टून चलता है, जैसे कि शिनचैन की हम बात करते हैं, जब उसका वॉइस ओवर कोई दे रहा है उसके कैरेक्टर के लिए, तो उस वक्त जो भी सिचुएशन में जिस तरीके से भी बात हो रही है, तो वो लिप मूवमेंट के साथ में आपकी वॉइस जो है वो मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिनचैन के फेस पूरा लाल हो गया यानी कि उसको गुस्सा आ रहा है, तो आपका जो अभी डायलॉग्स डिलीवरी होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो उस गुस्से को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। पिच ऑफ द वॉइस, यानी कि आवाज़ जो है आपकी, पिच ऑफ द वॉइस यानी कि आवाज़ की जो आवाज़ है, टोन जो होता है ना हमारा, कई बार बहुत ज़्यादा हाई होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लो करके बात करनी पड़ती है जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। आपकी टोन का ध्यान देना है, टोन एज वेल एज साइलेंस, यानी कि जब चुप रहना है तो आपको चुप रहना है, जब बोला जाएगा, कब लिप का मूवमेंट है तभी आपको बोलना है। इन अकॉर्डेंस विद द जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर का जेस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी डायलॉग डिलीवरी करनी होती है। He or she should be capable of conveying all the emotions through his voice and create perfect synchronization with the visuals. अब विजुअल में कुछ भी चल रहा है, जैसे कि अगर शिनचैन अगर रो रहा है तो उस वक्त आप कोई हंसता हुआ डायलॉग नहीं दे सकते हो, तो आपके वॉइस ओवर में आपको भी उस वक्त रोते हुए आपकी आवाज़ में बेसिकली वो साउंड होना चाहिए कि अगर कैरेक्टर रो रहा है तो आपको भी रोना है, यानी कि आंखों से अगर उसके आंसू है तो उसके बाद उसकी जो भी डायलॉग डिलीवरी होगी वो थोड़ी सी एकदम नम, एकदम दबी दबी आवाज़ में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका लिप्स मूवमेंट जो है या फिर आपकी जो वॉइस है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, किसके साथ में, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज के साथ में। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जो विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं। अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुड बी अ गुड वॉइस मॉड्यूलेटर। वॉइस मॉड्यूलेटर यानी कि वॉइस कब आपको अपनी पिच हाई करनी है, कब आपकी पिच लो करनी है, आपको कब आपको अपनी पिच मॉडरेट करनी है, इन चीज़ों का ध्यान एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को रखना होता है। करियर प्रॉस्पेक्ट्स, अब ये वॉइस ओवर में करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है। ही और शी कैन प्रोवाइड हिज और हर वॉइस इन वीडियो एंड रेडियो प्रोग्राम्स। किसी वीडियो के लिए अपनी आवाज़ देख सकते हो, कोई रेडियो प्रोग्राम के लिए दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई एडवर्टाइजमेंट का जिंगल है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का जिंगल यानी कि वो गाना मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, याद रखना, हेमा, रेखा, जया और सुषमा जो भी है, सबकी पसंद निर्मा, तो ये जो जिंगल है, ये जो लाइन है, ये ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए जो भी गाना गा रहा है उस वक्त, तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही कहलाएगा। उसी के साथ साथ ज़रूरत है स्पोर्ट्स के लिए, अगर कोई कमेंट्री चल रही है स्पोर्ट्स में, कोई फ़ोन का सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया न्यूज़ है, तो ये सब के लिए आप अपनी आवाज़ जो है वो देते हैं। Now, media channels and production houses are always in search of good voice-over artists. One can utilize the talent by working as a narrator or a dubbing artist. तो मीडिया चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस को हमेशा ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, और आप अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करके एक नरेटर या एक डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। A person with good voice modulation can even try radio jockey as career option. तो जिनकी आवाज़ कई ज़्यादा अच्छी है तो वो अपने आप को एज आरजे भी बना सकते हैं। हमने आरजे लोगों की आवाज़ सुनी ना, कितनी प्यारी होती है उनकी आवाज़, जब हम उनकी आवाज़ सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है।
राइट। तो ये ऐसे आपको रेडियो जॉकी बनने का भी करियर ऑप्शन जो है वो मिलता है, जो कि मेरा लाइफ का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस था एज करियर अपॉर्चुनिटी, मुझे रेडियो जॉकी बनना था। तो कहीं ना कहीं ये करियर ऑप्शंस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। रेडियो कॉन्स्टेंटली लुक्स फॉर गुड अनाउंसर्स, रेडियो जो है वो ऐसे अनाउंसर्स के लिए हमेशा बैठे रहते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा बोलने वाला इंसान हो, जिसकी आवाज़ में वो बात हो कि लोग जो है वो उसको सुनने पर मजबूर हो जाए। डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑलवेज ओपन फॉर टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डॉक्यूमेंट्री में हमेशा वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिनको हम डबिंग का काम देते हैं, तो कई सारे करियर ऑप्शंस इनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम फ्रीलांसिंग के करियर ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।